Hello everyone. Today I am going to discuss about cell and tissue culture and equipments used in cell and tissue culture and the risk and safety associated with the cell and tissue culture. This is the part 1 in which we will discuss cell and tissue culture. Cell culture is a process in which we process to the tissue, cell, organ either from prokaryotic, eukaryotic or plant cells under the artificial controlled condition where they grow continuously and perform various functions such as in natural system. When we culture to the plant tissue, that is called the plant tissue culture, or plant cell, that is called the plant cell culture. When we culture to the animal tissue or cell, that is called the animal tissue culture. So today I'm going to discuss animal tissue culture specifically. Culturing of animal cells, tissue or organs under the artificial control condition is called the animal tissue culture. And this is the historical background of the animal tissue culture. In 1985, Rox first maintained the eukaryotic chick cells. Then Ross Harrison in 1907 successfully cultivated the frog nerve cells in a lymph clot. And this was the first successful trial of the animal tissue culture. So now we will see how animal tissue culture is demanding technique in the field of biotechnology. First, we can see here that a major use of animal tissue culture is in the field of drug screening and development and mutagenesis and carcinogenesis studies. तो एनिमल टिश्यू कल्चर को हम ड्रग डेवलपमेंट और स्क्रीनिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज कि हमने कोई ड्रग डेवलप की और हम उसे स्क्रीन करना चाहते हैं. दैट ड्रग इज डेवलप फॉर द ह्यूमन. तो हम क्या करेंगे कि कोई भी ह्यूमन सेल्स जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट करके वो ड्रग डेवलप की गई है उन सेल्स को कल्चर करेंगे. लाइक हेपेटिक सेल्स मीन्स लीवर सेल्स, किडनी सेल्स, कोई भी सेल्स को हम कल्चर करेंगे. ये सब सेल्स कमर्शियली अवेलेबल होती हैं और इन सेल्स के ऊपर अपनी डेवलप ड्रग का ट्रायल लगाएंगे. इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि जिस तरह से वो ड्रग उन टिश्यू सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट शो कर रही है इसी तरह का इम्पैक्ट वो हमारा इन वीवो शो करेगी. सिमिलरली दैट कैन बी डिफरेंट 1 और 2%, बट 99% उसी तरह के इफेक्ट्स वो हमारे टिश्यू कल्चर के टाइम पर शो करेगी, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि ये ड्रग किस तरह से बिहेव करेगी और क्या पाथवे यूज करके डिजीज को क्योर करेगी. नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ म्यूटाजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस. जब हम कोई कैंसर स्टडी कर रहे होते हैं तो हम सपोज कि हम कोई ड्रग जो कि कैंसर को क्योर करने के लिए हमने डेवलप किया है उसका ट्रायल लगाना चाहते हैं कि ये इफेक्टिव होगी कैंसर को क्योर करने में और नहीं. तब हम उस केस में एनिमल टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम कैंसर सेल को कल्चर करें और ये कैंसर सेल्स कमर्शियली भी अवेलेबल होती हैं हमारे पास. इन सेल्स को कल्चर करें और उसके बाद अपनी ड्रग जो कि हमने कैंसर को ठीक करने के लिए डेवलप किया उसका ट्रायल लगाएं इन कल्चर्ड कैंसरस सेल के ऊपर, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो किस पाथवे को फॉलो करते हुए उस कैंसर को क्योर कर रही है या नहीं कर पा रही है, और कर पा रही है तो कितना % कर पा रही है. इस तरह से हम कैंसर स्टडीज के लिए भी एनिमल टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं. कुछ अदर फील्ड हैं जैसे कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में भी हम इसी तरह से लाइक ड्रग स्क्रीनिंग, डेवलपमेंट, म्यूटाजेनेसिस स्टडी में यूज कर रहे हैं हम सेल टिश्यू कल्चर का. उसी तरह से हम इन फील्ड में भी एनिमल टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक कंपाउंड. दिस इज द सेम एज आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट वन, ड्रग स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट. कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड है हम उसका कल्चर्ड सेल्स के ऊपर स्टडी करके देखें कि किस तरह से ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है सेल्स के अंदर, और हम उसका पाथवे, उसके टॉक्सिक कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं.
Next point is cell culture provide a good model system to study the drugs. This is the important point by the point of biotechnology field. जो एनिमल टिश्यू कल्चर है ये हमारे लिए एक अच्छे मॉडल की तरह सर्व करता है, नॉट इन द केस ऑफ ड्रग्स ओनली, इन द केस ऑफ वेरियस ड्रग डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग और भी बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पर हम एनिमल टिश्यू कल्चर को एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं. लाइक हम कोई इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हमारी सेल्स के ऊपर किस तरह से टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है. सपोज कि कोई केमिकल है जो कि पॉइजनस होता है लीवर के लिए या किडनी के लिए, तो इन दैट केस वी विल कल्चर टू द हेपेटिक सेल्स और किडनी सेल्स और उसके ऊपर हम उस केमिकल का ट्रायल लगाते हैं, केमिकल को इंट्रोड्यूस कराते हैं उन कल्चर्ड सेल्स में और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर देखते हैं कि किस तरह से सेल्स हमारी रप्चर हो रही हैं या कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उन सेल्स के अंदर आ रहे हैं, जिसे देखकर हम डिफरेंट इमेजेस लेकर या डिफरेंट स्टडीज हार्मोनल और केमिकल स्टडीज करने के बाद पता चल सकता है हमें कि ये पर्टिकुलर केमिकल और पर्टिकुलर ड्रग हमारी सेल्स को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, आइदर इन बेनिफिशियल वे और आइदर इन नेगेटिव वे. नेक्स्ट इज वैक्सीन डेवलपमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग. अब वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हम कैसे एनिमल टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं. सपोज कि हम किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं, तो हम इन सेल्स को उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्ट करके जो भी एंटीबॉडीज वहां पर बनती हैं या जो भी हमारा डिफेंसिव मटेरियल वहां पर या डिफेंसिव केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हमारी सेल्स ने इस बैक्टीरिया या इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट डिफेंड किया है और उस पाथवे को स्टडी करके हम अपनी वैक्सीन को डेवलप करने में उस पाथवे का यूज कर सकते हैं या फिर उन एंटीबॉडीज को भी यूज कर सकते हैं कि कैसे कौन सी तरह की एंटीबॉडीज हमारे पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से हमारी डेवलप हो रही हैं. तो इस तरह की स्टडीज हम वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनिमल टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी. अब हम एनिमल टिश्यू कल्चर में के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी पर्टिकुलर डीएनए मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, वी कैन से जेनेटिक मटेरियल को कल्चर्ड सेल्स में इंट्रोड्यूस करा दें और तब हम देख सकते हैं कि ये जो हमने मटेरियल इंट्रोड्यूस कराया है कल्चर्ड सेल्स में, ये किस तरह से एक्सप्रेस हो रहा है हमारी सेल्स में, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन पैटर्न हम रीड कर सकते हैं, कब कितना वो जीन या पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल अप रेगुलेट हो रहा है या डाउन रेगुलेट हो रहा है. फाइनली वी कैन से कि expression pattern of that particular genetic material we can study by using the animal tissue culture technique. Now this is the process of animal cell culture. This is the basic process of animal cell culture. First we will select the organ or tissue जिसे हम isolate करना चाहते हैं या जिसे हम culture करना चाहते हैं, उसे हम isolate करेंगे उस organ को और tissue को. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उस ऑर्गन से और टिश्यू से सेल्स को हार्वेस्ट कर लेंगे. ऐसा हम सेल्स को हार्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड इज एंजाइमेटिक मेथड. अगर हम मैकेनिकल मेथड को फॉलो करते हैं तो उस मेथड में क्या होता है कि जो टिश्यू या ऑर्गन हमने सेलेक्ट किया है उसे हम चॉपिंग और स्लाइस कर लेते हैं या सिरिंज के साथ इन और आउट कर लेते हैं, और सेम मेथड हम सिरिंज के से जो यूज कर रहे हैं इन और आउट करने का वो पाइपेट से भी कर सकते हैं. ऐसा करके क्या हुआ कि जो हमने टिश्यू या ऑर्गन लिया हुआ है टिश्यू कल्चर के लिए, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगी और उन्हें हम फर्दर कल्चर के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द मैकेनिकल मेथड ऑफ टू हार्वेस्ट द सेल्स फ्रॉम टिश्यू. एंड सेकेंड इज एंजाइमेटिक मेथड. अब एंजाइमेटिक मेथड में हम एंजाइम्स का यूज करते हैं सेल्स को हार्वेस्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन से. इसमें क्या होता है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू सेल्स हमारी टिश्यू से बाहर आती हैं और हम मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम वी कैन यूज इन द एनिमल सेल कल्चर टू हार्वेस्ट द सेल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन. फर्स्ट इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो एनिमल टिश्यू कल्चर में और भी बहुत सारी जगह पर यूज होता है एंड दिस इज द मेजर एंजाइम in the animal tissue culture. Second is collagenase, or some other enzymes can also used to harvest the cells like bacterial proteases.
अब इस तरह से क्या होता है, जो सेल्स हमने इन सब मेथड्स के थ्रू हार्वेस्ट की हैं, डिफरेंट एंजाइमेटिक मेथड या मैकेनिकल मेथड के थ्रू, उन हार्वेस्ट सेल्स को हम क्या करते हैं, ग्रोथ मीडियम पर कल्चर करने के लिए रख लेते हैं। ये हम मीडियम जो होता है डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट तरह का मीडियम यूज किया जाता है। ये हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो मीडियम यूज होते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर में वो किस किस तरह के होते हैं। ग्रोथ मीडियम जिसमें कि जो सेल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, उसके अंदर रख देंगे हम सेल्स को, और ये कल्चर्ड सेल्स या हम कह सकते हैं जो सेल्स हमने हार्वेस्ट किए हैं उन्हें मीडियम प्रोवाइड करने के बाद हम उन्हें CO2 इंक्यूबेटर में रख देते हैं। CO2 इंक्यूबेटर को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से CO2 इंक्यूबेटर काम करता है। अब हम CO2 इंक्यूबेटर में रखने के बाद जब सेल्स उससे में कल्चर या अटैच होनी शुरू हो जाएंगी, तब हम उन सेल्स को प्राइमरी कल्चर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं प्राइमरी सेल कल्चर बोलते हैं उस प्रोसेस को। उसके बाद जब हम सेल्स प्राइमरी सेल कल्चर की स्टेज पर आ जाती हैं, यानी कि सेल्स अटैच होने लगती हैं या ग्रो करने लगती हैं, उसके बाद हम फर्दर पसाज कहते हैं हम इस प्रोसेस को, फर्दर सब कल्चर करते हैं सेल्स को, इस प्रोसेस को हम पसाज बोलते हैं, और ऐसा हम 70 to 80 टाइम्स तक कर सकते हैं। 70 to 80 टाइम्स तक जब हम ऐसा रिपीट करते रहते हैं तो हम इसे बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड सेल कल्चर। इसके बाद आफ्टर 70 और 80 टाइम्स अगर हम फिर भी पसाज प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद जब सेल 70-80 टाइम्स पसाज ज्यादा हो जाती है उससे भी ऊपर, तब सेल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती हैं और उनके क्रोमोसोम नंबर पर या सेल डिवीजन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ऑल्ट्रेशन होने लगता है, इसलिए हम उन्हें उस टाइम पर ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक प्रोसीजर एनिमल टिश्यू कल्चर का, जिसमें जिस तरह से हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू से सेल्स को हार्वेस्ट करके कल्चर करते हैं। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द प्राइमरी कल्चर और प्राइमरी सेल कल्चर। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जब हम किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से प्राइमरीली यानी कि फर्स्ट टाइम जो सेल्स हार्वेस्ट कर पाते हैं और उन्हें कल्चर होने के लिए रख देते हैं CO2 इंक्यूबेटर में, तो हमें जो सेल्स मिलती हैं उसे हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को, वहां तक के प्रोसेस को प्राइमरी सेल कल्चर बोलते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं कि उनका एक लाइफ स्पैन जो होता है फाइनाइट होता है, यानी कि एक लिमिटेड लाइफ स्पैन ही होता है प्राइमरी सेल्स का। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डेड हो जाती हैं या अपनी मॉर्फोलॉजी या कुछ अलग तरह के चेंजेस दिखाने लगते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं दीज आर नॉट द परफेक्ट सेल्स। नेक्स्ट, प्राइमरी कल्चर कंटेन अ वेरी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। मतलब कि जब हम प्राइमरी सेल कल्चर करते हैं, यानी कि टिश्यू से या ऑर्गन से फर्स्ट सेल कल्चर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह की सेल पॉपुलेशन होती है। बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि हम एक टिश्यू में केवल एक पर्टिकुलर तरह की सेल्स तो होंगी नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड द टिश्यू। तो उस तरह की टिश्यू से या ऑर्गन से जब हमने सेल कल्चर किए तो वहां पर एक पर्टिकुलर तरह की सेल्स होना तो पॉसिबल है नहीं, तो देयर वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स इन द प्राइमरी सेल कल्चर। तो इस तरह से जब हम प्राइमरी कल्चर करते हैं तो उनके ओरिजिन और सेल्स के टाइप के बेसिस पर हम सेल्स को प्राइमरी सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो दो तरह की सेल्स हो सकती हैं, अडहेरेंट और सस्पेंशन सेल्स। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि अडहेरेंट सेल्स मीन्स कि इन सेल्स को हमें अटैच होने के लिए किसी सरफेस की जरूरत होती है, ये मीडिया में फ्लोट नहीं करती हैं, यानी कि जब हम इन सेल्स को कल्चर करते हैं तो जो सबस्ट्रेट हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं ये उस पर अटैच होती हैं, मीडिया में अटैच, मीडिया के ऊपर फ्लोट नहीं कर रही होती हैं, जबकि सस्पेंशन सेल्स जो होती हैं वो मीडिया में फ्लोट कर रही होती हैं और उस फ्लास्क की या उस पेट्री प्लेट की सरफेस पर अटैच नहीं होती हैं। इस तरह की सेल्स को हम सस्पेंशन सेल्स कहते हैं, और जो अटैच होती हैं उन्हें हम अडहेरेंट सेल्स कहते हैं। और एक मेजर डिफरेंस होता है अडहेरेंट सेल्स में और सस्पेंशन सेल्स में, वो क्या है कि जो अडहेरेंट सेल्स हैं वो थोड़ा स्लो ग्रो करती हैं, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट के लिए भी टाइम चाहिए होता है सरफेस पर, और जो सस्पेंशन सेल्स हैं उनको अटैच होने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्लोट ही कर रही है मीडिया पर, तो इसलिए उनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू द अडहेरेंट सेल्स। और इनका पसाज करना दैट मीन्स
सब कल्चर करना भी इजी होता है एज कंपेयर टू अडहेरेंट सेल्स के। एंड नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide, I just explained the cell lines and transformed cell line, जो कि मैंने प्रोसेस ऑफ एनिमल सेल कल्चर के टाइम पर 3 चीजें आपको बताई थी, प्राइमरी सेल्स, सेल लाइंस या एस्टेब्लिश सेल लाइन और ट्रांसफॉर्म सेल लाइन। उन्हीं को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, सेल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसफॉर्म सेल लाइंस क्या होती हैं। तो व्हाट आर सेल लाइंस? सेल लाइंस क्या होती हैं कि जब हम प्राइमरी सेल कल्चर कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उस प्राइमरी सेल्स का अगेन एंड अगेन कल्चर करते रहते हैं, मीन्स सब कल्चरिंग करते रहते हैं, तो ये प्राइमरी कल्चर जो है हमारा सेल लाइन कहलाने लगता है। और इन सेल लाइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक तो ये पार्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है इनका, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि ये सेल्स फर्दर रिकल्चर या सब कल्चर नहीं की जा सकती हैं, और इनका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन। जब हम प्राइमरी सेल्स के बाद सेल लाइन डेवलप कर लेते हैं और सेल लाइन के बाद भी जब 70 और 80 टाइम्स सब कल्चर हो चुका होता है, उसके बाद हम जो सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इन ट्रांसफॉर्म सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनफाइनाइट टाइम तक ग्रो कर सकती हैं। इसमें अब हम कोई भी ऐसा वायरल जीनोम के कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं जो इन्हें इनफाइनाइट टाइम तक ग्रोथ करने के लिए कैपेबल कर सके। इस तरह की सेल्स को जो जिनका एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम नहीं होता है, उस तरह की सेल्स को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइंस। और इसमें ये इमोर्टल कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से लेते हैं? हम किसी अदर वायरल जीनोम से लेते हैं, जो कि इसे इसी वजह से इसे ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन भी बोलते हैं। एंड नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।